वंदे भारत में सबसे पहले 3 मार्च पटना में जन विश्वास महारैली, और उसी रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने परिवारवाद का जो जिक्र किया था, परिवार का जो जिक्र किया था और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला था, उसी खबर की बात करेंगे। उसके अगले दिन यानी कि 4 मार्च को पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार बता दिया। इंडिया गठबंधन बैकफुट पर आया और परिवार के बाद राहुल गांधी ने शक्ति के जरिए वार किया और प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति वाले वार को भी अपना हथियार बना लिया है। इधर लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी ने समन भेजा है। शराब घोटाला केस से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में केजरीवाल को समन भेज दिया है, जिसके लिए आज पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर चुके हैं। अगली खबर होगी एल्विश के कारनामों की। बिग बॉस OTT 2 और उसके विनर और सोशल मीडिया के स्टार एल्विश यादव, जिनकी मुश्किल बढ़ रही है। एल्विश नोएडा पुलिस की गिरफ्त में है और बताया यह जा रहा है कि पूछताछ में उसने आरोप भी कबूल कर लिया, यानी कि एल्विश का अब जेल योग भी पूरा हुआ, क्योंकि अपने किए का तो हर किसी को हिसाब देना पड़ता है। आइए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा, लालू यादव ने परिवार का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हथियार बनाकर पूरे विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया था। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शक्ति शब्द के जरिए पीएम पर हमला बोला है और इसके बाद प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के जगतियाल में विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बता दिया और यह कहा कि विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये इसी तरीके की बातें करते हैं। 3 मार्च को जन विश्वास महारैली में लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी के पास परिवार नहीं है। 17 मार्च को मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा समापन में राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। एक पखवाड़े के अंदर विपक्षी गठबंधन ने 2 वार किए और इस वार को प्रधानमंत्री ने हथियार बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर अपने स्टाइल में पलटवार किया। मिशन साउथ को साधने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में हुंकार भरी। शुरुआत तेलंगाना के जगतियाल से की, जहां एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। ये विकास आज तेलंगाना के हर इलाके में पहुंच रहा है। इसलिए तेलंगाना के कोने कोने में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, तेलंगाना में बीजेपी की लहर कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट काफी अहम है, क्योंकि मुंबई में न्याय यात्रा समापन के दौरान राहुल गांधी ने शक्ति का जिक्र कर बीजेपी पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने सनातन का अपमान बताकर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने
एक पोस्ट किया। डीएमके के उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के विनाश का आह्वान करने के बाद अब शक्ति को बदनाम करने की बारी राहुल गांधी की है। मां दुर्गा शक्ति या शक्ति के विविध पहलुओं का प्रतीक हैं, जिन्हें सती, पार्वती, उमा, दुर्गा, काली, गौरी, त्रिपुर सुंदरी, शिवांगी, महादेवी और अन्य नामों से जाना जाता है। उन्हें आदि शक्ति माना जाता है, जो सृजन, पालन और विनाश के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा की रचना शक्ति सृष्टि शक्ति, विष्णु की धारण शक्ति पालन शक्ति और भगवान शिव की विनाश शक्ति संहार शक्ति के रूप में वे हिंदू धर्म में मां के रूप में पूजनीय है। शक्ति महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। राहुल शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। वो न केवल हिंदू विरोधी हैं, बल्कि स्त्री द्वेषी भी हैं। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन का असली चरित्र है। पीएम मोदी ने शक्ति वाले वार को भी हथियार बना लिया है। कुछ उसी तरह से पलटवार किया जैसे कुछ दिन पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने परिवार के जरिए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की थी। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। लालू यादव के इस वार का पलटवार पीएम मोदी ने तेलंगाना से किया था। 4 मार्च को एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, सियासी गर्माहट बढ़ेगी। लेकिन एक बात साफ है कि विपक्षी वार को पीएम मोदी हमेशा हथियार बनाते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने शक्ति वाली बात को हथियार बनाकर विपक्षी गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी गर्माहट बढ़ने लगी है। सभी सियासी पार्टियां स्ट्रैटेजी बना रही हैं। रणनीति बनाने में एनडीए फिलहाल आगे नजर आती है और बिहार में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 2019 में जितनी सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोक चुकी है, इस बार भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू को 2019 के मुकाबले 1 सीट कम मिली है। इधर बीजेपी ने पशुपति पारस से दूरी बनाकर उनके भतीजे चिराग पासवान को तवज्जो दे दी है। दरअसल 40 सीटों का बंटवारा इन्हीं 5 दलों के बीच में हुआ है। 40 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू 16 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर 5 सीटों पर, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है और इसी तरीके से सीटों का बंटवारा हो चुका है। गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज़्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, 1 सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। नीतीश कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में गुटबाजी तेज हो गई है और 6 एमएलसी को मंत्री बनाए जाने को लेकर नाराजगी की खबरें हैं। रविवार रात को 12 एमएलएस की बैठक हुई। नाराज विधायकों की बैठक बीजेपी विधायक राजू सिंह के सरकारी आवास पर हुई और विधायकों का कहना है कि सरकार बनाने में विधायकों की भूमिका होती है, लेकिन उन्हें उनके मुताबिक जगह नहीं मिलती है।
मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और कुछ अंतरिता हूँ कि प्राण के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मंत्री बनने का सवाल, बिहार बीजेपी में बवाल, कैबिनेट विस्तार पर नाराजगी, पिक्चर अभी बाकी। नीतीश कैबिनेट में एमएलए बनाम एमएलसी। 4 दिन पहले यानी पिछले शुक्रवार को बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था। 21 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और अब उस विस्तार के बाद बीजेपी में गुटबाजी तेज हो गई है। आधा दर्जन एमएलसी को मंत्री बनाए जाने को लेकर नाराजगी की खबरें हैं। खबर ये भी है कि रविवार की रात को विधायकों ने बैठक की है, यानी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी विधायकों का एक गुट नाराज है। नाराज विधायकों की बैठक बीजेपी विधायक राजू सिंह के सरकारी आवास पर, और जब राजू सिंह से बागी होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं बागी नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं बागी नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही हूँ। देखिए, निश्चित रूप से आज देश मोदी जी पे बहुत अटूट विश्वास करके चल रहा है और मोदी का नारा, मोदी की गारंटी, उस पर पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के लोग विश्वास कर रहे हैं। उसी विश्वास के तहत आप देखिए आगे आने वाले नवंबर तक मोदी का कार्यक्रम बुक है दुनिया के अन्य हिस्सों में, इसलिए 400 पार तो हम लोग निश्चित होंगे। आपस में थोड़ी बहुत बात होती है, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बैठ करके उसको सुलझा लिया जाता है। बीजेपी विधायक राजू सिंह के आवास पर आयोजित डिनर पार्टी में बीजेपी के कई विधायक पहुंचे। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में एमएलए की जगह एमएलसी को तरजीह मिलने से कुछ विधायक नाराज हैं। विधायकों की संख्या 15 में 15 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें से 9 विधायक हैं और 6 एमएलसी हैं, जबकि सरकार के गठन में विधायकों की संख्या ही काम कारगर होता है। तो ये चर्चा आम लोगों में है, बस यही जानते हैं। आज बैठक में क्या चर्चा हुई? बैठक में हम अभी तुरंत आए हैं और हमको राजू जी बुलाए थे, खाना खाया, विदा हो गए। इससे ज्यादा अभी हम कुछ नहीं जानते। मंत्रिमंडल में एमएलसी को तरजीह दिए जाने से विधायक नाराज हैं और इस नाराजगी का ही असर है कि गुपचुप तरीके से विधायकों ने बैठक की। ये बैठक राजू सिंह के सरकारी आवास पर हुई, जिसमें 12 विधायक शामिल हुए। रविवार को डिनर के दौरान ये मीटिंग भी हुई है। मीटिंग में मिश्रीलाल यादव और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी शामिल थे। इस बार विधान परिषद से जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया है उनमें हरी सहनी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, संतोष कुमार सिंह और जनक राम जैसे नाम शामिल हैं और यही नाम बीजेपी विधायकों को खटक गई। बिहार में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या 30 है और अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में आने वाला वक्त काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नाराजगी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। बार 24 के लिए पटना से अस्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को ना कह चुके हैं और इस बार दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल ने समन को अवैध बताते हुए ईडी दफ्तर जाने से इनकार कर दिया। अब सबकी निगाहें 21 मार्च पर हैं, जब शराब घोटाले मामले में ईडी ने बुलाया है। शराब के बाद जल स्कैम, क्या है घोटाले का गेम? ईडी का एक्शन, आप नेताओं में बड़ी टेंशन। एक बार फिर से ईडी को केजरीवाल की नाम। आम आदमी पार्टी की शराब नीति ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। केजरीवाल को बार बार समन का सामना करना पड़ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 9वां समन भेजा। न केवल शराब घोटाला बल्कि दिल्ली जल बोर्ड केस भी नई मुसीबत शुरू हो गई है। जल बोर्ड मामले में ईडी ने समन भेजा, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली हुई है, ऐसे में ईडी बार बार उन्हें समन क्यों भेज रही है? पार्टी का कहना है कि ईडी का समन पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बाद भी इतनी बेचैनी क्यों है बार बार ईडी का समन भेजने के लिए? अब एक नहीं, एक दूसरा भी समन भेज दिया। कोर्ट के अंदर फैसला तो होने दीजिए। हमारा मानना है कि वो इलीगल है, वो कह रहे हैं लीगल है, तो तय कौन करेगा कि लीगल है कि इलीगल है? कोर्ट तय करेगी। कोर्ट का फैसला आने दीजिए। केंद्र सरकार का मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली से बाहर निकलेंगे और देश के कोने कोने में इंडिया गठबंधन के लिए मीटिंगें, रैलियां
सभाएं करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए उनको किसी भी तरीके से जेल में डालना है। एक्साइज के मामले में कोर्ट ने बेल दे दी तो बात बनी नहीं, इसलिए अब एक नया मामला जल बोर्ड का ढूंढा गया है। इसके बाद कोई और नया ढूंढ लेंगे। तो इनके पास सारी की सारी एजेंसी हैं, कोई भी मामला किसी का भी निकाल ले, किसी को भी सम्मन कर दो, किसी को भी जेल में डाल दो। आज तो ऐसे ही चल रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल कब तक ईडी से भागते रहेंगे। की जमानत की याचिका खारिज हो गई है। ऐसे दिल्ली की जनता की आंखें खुल रही हैं। देखिए, जो उन्होंने काम किए हैं उस पे उनका जेल जाना स्वाभाविक था और याचिका खारिज करने के ग्राउंड तो सुप्रीम कोर्ट ने देखे होंगे, लेकिन मेरा इतना कहना है कि अगर उन्होंने जो काम गलत किए हैं तो उसी के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया होगा। शराब घोटाले में बार बार समन से इनकार कर रहे केजरीवाल की दुश्वारियां अब जल बोर्ड घोटाले में बढ़ गई। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड का मामला क्या है, आपको बताते हैं। 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी में सिर्फ अपग्रेडेशन होना था, दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होना था। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए। 1938 करोड़ रुपए के आसपास कुल वैल्यू बताई। 1500 करोड़ रुपए ही अनुमानित लागत का दावा। 30% की बढ़त करके ठेके देने का आरोप। 10 प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 2 DPR बनवाए गए। 2 DPR को ही 10 प्रोजेक्ट पर लागू किया गया। ठेका देकर के 450 से 500 करोड़ के घोटाले का आरोप। न केवल अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ी, बल्कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मुश्किल में है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने को कहा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें तकरीबन 9 महीने पहले अंतरिम जमानत दी और अब जमानत कैंसिल कर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी की भी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ईडी के सामने आज उन्हें पेश होना था, लेकिन महेश जोशी ने ईडी से 15 दिन का समय मांगा हुआ है। ये बहुत जल्दबाजी में भेजा गया सम्मान है। 2 महीने से अधिक हुए। 16 जनवरी को मेरे यहाँ सर्च हुई ईडी की और अचानक 16 मार्च को मेरे को दोपहर में बुलाया जाता है कि 18 तारीख को आप पेश हुई है। एक लंबी फहरिस्त डॉक्यूमेंट्स की आती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश हुई है। वो डॉक्यूमेंट्स इतने अधिक हैं, उनके बारे में उनको इकट्ठा करना मैं समझता हूँ 15-20 दिन से पहले वो हो संभव नहीं है। फिर बीच में संडे आ गया और दूसरे दिन 10:30 बजे बुलाया। मैंने ईडी को रिक्वेस्ट भेजी है मुझे कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए, कोई नई तारीख दी जाए तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके तब मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हाल ही में ईडी ने महेश जोशी के एक करीबी से लंबी पूछताछ की थी, जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े हुए अहम सुराग हाथ लगे थे। आपको ये भी बताऊं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल जल जीवन मिशन में करप्शन का आरोप लगा है। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार का आरोप है। महेश जोशी की नजदीकियों से पूछताछ इस मामले में हो चुकी है। गहलोत सरकार में महेश जोशी जलदाय मंत्री थे और ईडी ने महेश जोशी के निजी आवास और सरकारी बंगले पर दबिश दे दी है। जल जीवन मिशन में हुए कथित घोटाले से जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी को सौंपे थे। ईडी दफ्तर जाकर उन्होंने घोटाले के सबूत देते हुए कार्रवाई की मांग की थी और इसी के बाद ईडी ने दबिश बढ़ानी शुरू कर दी थी। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनाम स्टालिन सरकार के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के टकराव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। तमिलनाडु सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग देश की सबसे बड़ी अदालत से की। दरअसल गवर्नर ने के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया और इसी के बाद गवर्नर और स्टालिन सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। राज्यपाल वर्सेस सरकार, तमिलनाडु में तकरार। गवर्नर सीएम की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। सरकार राज्यपाल में संग्राम, कब होगा युद्ध विराम।
केरल, पंजाब और तमिलनाडु के राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार बढ़ गया है। आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की नौबत आ गई है। कुछ दिन पहले राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार देखने को मिली थी और अब एक मंत्री को शपथ न दिलाने को लेकर सरकार राज्यपाल आमने सामने है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। दरअसल राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल ने फिर वैसा ही किया है जैसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई की। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने के पोनमुडी को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है। अब आपके मन में दो सवाल होंगे कि कौन मंत्री है और क्यों शपथ नहीं दिलाई, तो आपको एक बात सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। दिसंबर 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय की ओर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को अपना पद छोड़ना पड़ा था। उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाची को मद्रास हाई कोर्ट ने 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी, मगर देश की सबसे बड़ी अदालत में पोनमुडी को बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने पोनमुडी के खिलाफ दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, साथ उनकी पत्नी की सजा को भी निलंबित कर दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू ने 13 मार्च को पोनमुडी की विधानसभा सीट थिरुकोइलूर को रिक्त घोषित करने वाले अपनी पिछली अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने पोनमुडी के शपथ ग्रहण के लिए राजभवन का अनुरोध भेजा, लेकिन गवर्नर आर.एन. रवि ने शपथ दिलवाने से इनकार कर दिया। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि तमिलनाडु में राज्यपाल बनाम सरकार के बीच तकरार पिछले काफी दिनों से देखी जा रही है। 12 फरवरी को विधानसभा सत्र के प्रारंभ में अभिभाषण देने के लिए जब राज्यपाल पहुंचे, तब भी जबरदस्त विवाद हुआ था। राज्यपाल आर.एन. रवि ने 1 मिनट 16 सेकेंड में अभिभाषण खत्म कर दिया था, क्योंकि गवर्नर रवि सरकार की ओर से तैयार किए गए अभिभाषण से असहमत थे। गवर्नर के कहने के बावजूद राष्ट्रगान को सम्मान देने के रिक्वेस्ट को बार बार नजरअंदाज किया गया। गवर्नर ने मुख्यमंत्री और स्पीकर को लेटर लिखकर अनुरोध किया था कि संबोधन की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाए। अभिभाषण में कई ऐसे पैराग्राफ थे जिसमें तथ्यात्मक तौर पर राज्यपाल सहमत नहीं थे। इससे पहले भी कई बार राज्य सरकार और राज्यपाल एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। गवर्नर आर.एन. रवि ने सितंबर 2021 में राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाला। स्टालिन सरकार ने 2022 में गवर्नर आर.एन. रवि पर बड़ा आरोप लगा दिया। कैबिनेट सिफारिशों और 10 से ज्यादा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने का आरोप लगाया गया। राज्य सरकार ने आर.एन. रवि के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। गवर्नर और राज्य सरकार के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। नवंबर 2023 में राज्यपाल के विधेयक अटकाने के मामले में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की ओर से की गई देरी को गंभीर चिंता का विषय बताया था। तमिलनाडु में वैसे भी इस वक्त सियासी पाराहाई है और राज्यपाल बनाम राज्य सरकार का तनाव एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।